और स्क्रीन आप कंफर्म करें कि आपको नजर आ रही है कि नहीं। ये आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है नज़र। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये असल में, सो लेट मी जूम। अब ठीक है। सो आई थिंक वी वर डन विद दिस एग्जांपल। ये आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। जिसमें ये डैश्ड लाइन का मतलब ये था कि ये जो है ना क्वाजी इक्विलिब्रियम नहीं है। ये कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ओनली द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट लाइक 1 एंड 2, ओनली दे आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में ये भी मैंने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स में आप अगर एस्यूम करते हैं जस्ट वन वैल्यू, या so you don't need to perform integration और सिंपल फार्मूलाज आ जाते हैं ये वाले। इसमें आप नोट करें कि you just multiply CV with the difference of temperature, yeah, and CP with the difference of temperature, and that gives you the difference of energy or the difference of enthalpy. So pretty standard, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में एग्जांपल भी है आपको। ये एग्जांपल इसको आप मतलब प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। So let me just read this out. Two tanks are connected by a valve. So there is a valve and it connects two tanks. One tank contains 2 kilogram of carbon monoxide gas. तो लिखा हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है 0.7 bar. The other tank holds 8 kilogram of the same gas, so the same carbon monoxide. उसका मास, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर। Now the valve is opened and the gases are allowed to mix while receiving energy by heat transfer from the surrounding. So when you open the valve, these two gases are allowed to mix with each other. तो अब आप इमेजिन करें कि इस दौरान क्या क्या हो सकता है। और उसने ये भी बताया कि इस दौरान ये एडियाबेटिक नहीं है। नॉर्मली हम एडियाबेटिक एज्यूम करते हैं अगर इंसुलेटेड है। सो यहाँ पे मतलब जो assumption वो नहीं है, which means that both these tanks can interact with the surrounding. So जो heat transfer है वो possible है। The final equilibrium temperature is 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब जब आप ये वेल्व खोल लेंगे तो उस टाइम पे because the mixing will start, so it will take some time for the equilibrium to reach. जब equilibrium नया रीच हो जाएगा उस दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। नाउ यूजिंग द आइडियल गैस मॉडल, अब आप यहाँ पे बहुत आसान है क्योंकि दिया हुआ है कि यू आर सपोज टू यूज द आइडियल गैस मॉडल विद कांस्टेंट सीवी। अब देखो ना, इससे पहले वो जो अप्रोक्सीमेशन की हम बात कर रहे थे कि CV यूजुअली changes with time, but here you just assume that CV is constant. Determine the final equilibrium pressure and the heat transfer for the process. Heat transfer क्यों चाहिए? क्योंकि ये इस प्रोसेस में heat transfer possible है। अब फाइनल प्रेशर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मिक्सचर का? गैस करें। So when the equilibrium will be reached, this 42 degrees Celsius will be the temperature here as well as here, ठीक है? And they both will have the same pressure, P final, ठीक है? अब इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि आपने ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट होगी। जो वॉल्यूम है, जो जो इनिशियल वॉल्यूम है VI of the whole system, it must be equal to VF of the whole system.
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दौरान कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई पिस्टन नहीं है, ठीक है, रिजिड दोनों टैंक्स है, सो दोनों में सर आपका माइक म्यूट हो चुका है। माइक म्यूट हो चुका है मेरा, एक सेकंड। अच्छा अब ठीक है। जी सर ठीक है। योर स्टेटस डू नॉट डिस्टर्ब, पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है। अच्छा सो अब इसमें यह है कि जो चीज़ आपने नोट करनी है वो है कि टोटल मास बिफोर द वेल्व इज ओपनड and after the valve is opened and the new equilibrium is reached, वो mass भी same होगा, so जो total mass initial must equal total mass final. Similarly total volume initial, total volume final. तो अब इसको आप कैसे यूज करेंगे? आपको पता है कि जो वॉल्यूम है it will be V1 yeah, plus V2 yeah. So I can easily say that V1 plus V2 equals V total. Now I can write one equation for the initial, so I can write something like that, that V initial, and I said total, yeah, total. That will be V initial of 1 plus V initial of 2. And similarly, I'll have an equation like that for mass. Mass total is mass 1 plus mass 2. अच्छा, इस तरह लिखने का फायदा ये है कि you know that a specific volume will connect the total volume and the total mass for each tank. और जो आपका, ये मैं सिर्फ स्केच बता रहा हूँ, बाकी आप सोल्यूशन दिया हुआ है, आप खुद पढ़ लें। जो आपका लॉ है PV इक्वल्स RT, अब इसमें इस इक्वेशन में अगर R गिवन है गैस का, टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, तो वहां से आप स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर दें, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम इन दोनों को कनेक्ट करेगा। So you can have a bunch of equations and there is no reason, मतलब असल जो पॉइंट है वो ये है कि you have to use this equation. You have to use this equation at 3 states, at 2 states basically. In state 1 you have to apply it for this tank 1, then you have to apply it for this tank 2, and they are both in state 1. Then in state 2 you apply the same and you make sure that you respect the total volume and the total mass. So it's बहुत standard है। इसमें ये अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये आ रहा है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, और ये हम क्यों कर रहे हैं, मास टाइम्स CV टाइम्स डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर अस्यूमिंग CV टू बी कांस्टेंट। अगर ये ना होता तो हमें इंटीग्रल लगाना पड़ता। सो इसी और ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल मास, या सो P फाइनल में अब टोटल मास लगाएंगे, क्योंकि वो P फाइनल इज द प्रेशर ऑफ बोथ, the overall system has both tanks in it. तो ये आप देख लेंगे, खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसमें कोई नई चीज नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैं स्किप कर रहा हूँ, और इसके बाद जो टॉपिक है ये, इसकी एग्जांपल देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इसकी काफी एग्जांपल्स हो चुकी हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, you are well aware of that, yeah, and it is true whether you take the actual volume or whether you replace this with specific volume. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कर देंगे, वो जो मास है वो दूसरी तरफ कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। सो इट्स ट्रू वेदर यू राइट इट इन दिस फॉर्म, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, और वेदर यू राइट इट इन द एक्चुअल फॉर्म। और इसमें आप देख लें कि this equation can be used to relate the ratio of pressure to the ratio of volume. अब इसका फायदा ये है कि you can relate
the work done for different cases. ये भी देखो ना, ये तो even मैंने सेशन 1 में इसका फार्मूला भी दिया हुआ था. तो अब if you want to simplify the work done, so ये असल this can be used. Remember, we can connect the ratio of pressure to the ratio of volumes. Yeah, there is some relationship raised to something, and this relationship can be used to have some connection with the ratio of temperature. अब इन दोनों में कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? देखो ना, ये आ रहा है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा है, मैंने पॉलीट्रॉपिक की वजह से लिखा है, और इन के दरमियान जो कनेक्शन है वो आ रहा है आइडियल गैस इक्वेशन की. Ideal gas equation, because ideal gas equation, I know you know, is PV is equal to RT, and if you because R is constant, so P1 V1 T1 will be connected to P2 V2 T2, and when you invoke the polytropic relationship, you the end story is that the work done between any two states, whether n is equal to 1 or n is not equal to 1, those formulas can be expressed in terms of temperature. Yeah, so वो जो P1 P2 है, यहाँ पे आपके पास T1 T2 आ जाएगा. और ये मेरे ख्याल में आप ये एग्जांपल्स आप देख लें, क्योंकि इसमें और जो इससे पहले या सेशनल में जो क्वेश्चन आया था, इसमें और उसमें सिर्फ ये फर्क है कि आपका जो रिजल्ट है वो P1 V1 P2 V2 टाइप की चीजों से, इसकी जगह आप T1 T2 यूज करेंगे, and this is made possible by PV is equal to RT, so there is nothing complicated. ठीक हो गया, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट. अब इस चैप्टर में हमारे पास टिपिकली तो ये होना चाहिए कि हम काफ़ी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लें, लेकिन मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि देयर आर मेनी टॉपिक्स व्हिच वी नीड टू कवर. तो अब मेरे जहन में प्लान ये आ रहा है कि इस चैप्टर से मैं सेक्शनल 2 में कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं दूंगा. ठीक है, आई नॉट ट्राई टू कंफ्यूज यू, बस मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यू शुड बी एबल टू यूज टेबल्स. ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में टेबल यूज हो रहा है, कौन सा टेबल देखना है? ठीक है, ट्रिक इतना ही होगा कि आपको ये यू हैव टू डिस्कवर कि टेबल कौन सा, सैचुरेशन वाला देखना है, वेपर वाला देखना है, ठीक है ना, कंप्रेस्ड वाला देखना है. और उस पे मेरे ख्याल में काफ़ी क्लास में डिस्कशन हो गई है. उसके अलावा ये पूरा टेबल जो इस पेज पे दिया हुआ है, ये सारा ये फार्मूलाज ये आपको अवेलेबल होंगे. तो कुछ केसेस में आप कांस्टेंट एजम्पशन करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे. सो ऑल दीज डिफरेंट केसेस. सो आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग मेनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ इससे, ताकि आपको कम से कम ये जो लास्ट जो 2 लेक्चर थे उसका आपको प्रैक्टिस मिल जाए. सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज चैप्टर 4. चैप्टर 4 पे हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे कि हमारा जो असल टारगेट है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और वो इसके बाद शुरू होगा. So can someone now tell me, before I start this chapter, why do we need to have control volume? Why do we need this discussion? Chapter 3 में क्या missing था? What was missing in chapter 3 कि हमें ये करने की जरूरत आ रही है? देखो ना, हमने चैप्टर 3 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, उसमें हमारा फर्स्ट लॉ भी कवर हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हमने जो है ना टेबल्स भी देख लिए, प्रॉपर्टीज भी देख ली. So why we need this chapter? Anyone? And to give you some hint, can someone remind us the first law of thermodynamics as we have put it? तो वो कैसे हम लिखते हैं? Change in total energy is heat transfer minus
वर्क डन, ये था ना। अब इस इक्वेशन में इज दिस इक्वेशन रेडी टू डील विद कंट्रोल वॉल्यूम्स? इस पे कोई बता सकता है, कोई कमेंट कर सकता है? Who can comment on that? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. आ रही है. अच्छा, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है अभी? सर रिपीट कर देंगे सर। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में क्या क्या कवर किया अभी तक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कवर्ड दैट इन डिटेल, या एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो मैंने लिखा है आपके सामने, और वी कंबाइंड दिस विद चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्योंकि जारी बात है ये जो क्वांटिटीज है इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है ना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी और वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, तो उसमें आपको पता है स्पेसिफिक हीट और सारी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, एंथैल्पी, वो सारा हमने कर दिया है। तो अब इस चैप्टर में क्या है जो अभी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में नहीं था? मतलब कंट्रोल वॉल्यूम हमने अगर नहीं किया तो हमने ये लॉ किसके लिए किया था? ये जो लॉ मैंने लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, शायद क्लोज सिस्टम के लिए हो सकता है। ये हमने क्लोज सिस्टम के लिए था। सो इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक जितना भी किया है एनालिसिस चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में, वो हमने कंट्रोल मैस के लिए किया है। किसके लिए? And that's why Control mass. control mass, and that's why if we now change this to dot, let's say, yeah, work transfer rate, heat transfer rate, and energy transfer rate, तो कंट्रोल वॉल्यूम में यहाँ पे एक चीज ऐड होनी चाहिए, वो क्या है आप गेस करें, क्योंकि दिस लॉ इज नॉट कंप्लीट, इट डज नॉट हैव अ टर्म which will represent mass transfer, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होगा, mass transfer will be possible between the system and the surrounding। अब मास ट्रांसफर का यहाँ पे टर्म है कोई इस इक्वेशन में? नहीं है ना। इसमें नहीं है ना। सो इसका मतलब यह है कि वी नीड टू हैव, दिस इज हाफ द स्टोरी। सो एनर्जी बैलेंस अगर हमने कंप्लीट करना है तो वी हैव टू इंक्लूड समथिंग टू रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी तक हमने सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की थी। सो कंजर्वेशन ऑफ मास, चूंकि मास चेंज वैसे ही नहीं हो रहा था उधर, टोटल मास। सो अब आपको पता है कि if you write CV for control volume, so mass of a control volume, the change of this rate of change of that will सर definitely, yes। सर सर इसमें स्टूडेंट है 17 बैच का उस्मान हैदर, वो कह रहे हैं कि उसे ऐड कर दे, वो टीम्स में ऐड नहीं है। नहीं तो ये मैंने तो ऐड किया हुआ था इसको। उस्मान उस्मान हैदर हैदर नहीं सर, वो इनवाइट का कह रहे हैं, क्या आप प्लीज इनवाइट कर दें उसको दोबारा, सर क्योंकि मेरे से इनवाइट नहीं हो रहा यहाँ पे। अच्छा, नहीं तो ये मुझे सिर्फ ये क्लियर नहीं हो रहा कि हमने इसको टीम, आप ये कह रहे कि टीम में नहीं है वो। नहीं सर सर, इनवाइट कर नहीं दें, इनवाइट कर दें इसमें उसको। वो जनरल जो मीटिंग पे लिखा हुआ था ना, ज्वाइन, अभी वो क्लास चल नहीं रही आ है रहा। हमारे पास। हाँ, ठीक है। जी सर। 4:30। अच्छा, मैनेज टीम, मैं अभी करता हूँ अगर, किधर है पीपल, तो इसमें उसको इनवाइट करूँ मैं, इनवाइट कहाँ से करूँ मैं? उस्मान हैदर नीचे ये है सजेशंस।
ये तो इसका मैं रोल इसमें नंबर आस्क टू जॉइन आ रहा है ना। सर आप इनवाइट कर सकते हो सर। नहीं, ये तो मैंने आस्क टू जॉइन क्लिक कर दिया। आई होप कि उसका आया होगा, चेक करें उससे भी। सर मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। उस्मान हैदर, ये है ना? अभी आ जाना चाहिए। उसको कहो मुझे ईमेल कर दे अलग से, ताकि मैं फिर टीम में उसको प्रॉपरली ऐड करूँ ना, ये बार बार नहीं ठीक है करना सर। पड़ेगा। हाँ जी ठीक है ना? सर, मैं कहती हूँ। उनको आप कहें कि मुझे इसके बाद ईमेल कर दे शाम को। अच्छा, तो अभी आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है कंजर्वेशन का, उसमें बहुत सिंपल रूल है, और वो ये है कि the rate of change of mass of a control volume will be equal to the m dot n, I for n, minus m dot e, e for exit, I for n। ठीक है ना? सर वो स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है। अच्छा, ये खुद ही जो है ना वो हुआ था शेयर। अच्छा, ठीक है, अब हो गया शेयर। जी सर, अब नजर आ रहा है। अच्छा, so mass, अब it's very easy that the rate of change of mass of a control volume, let's say अगर ये आपके पास control volume है कोई ये वाला, हाँ, और यहाँ पे है mass mcv, तो उसका जो rate of change है वो जाहिर बात है इनलेट, कोई इनलेट है और आउटलेट है जिसको आप एग्जिट कहते हैं। तो इनलेट पे जो भी मास चेंज हो रहा है, एंटर हो रहा है, और एग्जिट वो आपसे सब्ट्रैक्ट करे, तो इट्स प्रीटी स्टैंडर्ड। दैट्स व्हाट वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी include this in first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is not about mass, it's about energy. So this must be coupled with something else. ठीक है? तो बहरहाल ये जो m dots है, these are called mass flow rates. ठीक है? mass flow rates. तो अब ये जो बेसिक इक्वेशन है, this is only applicable for one inlet and one exit. लेट्स से आप एक यू थिंक ऑफ ए रूम जिसमें फॉर एग्जांपल एक खिड़की है जहां से मास इन हो रहा है, और एक दूसरी खिड़की है जिससे मास एग्जिट हो रहा है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी मेनी इनलेट्स एंड मेनी एग्जिट्स। सो अगर आपने कोई जनरल देखना है, सो देन यू हैव टू राइट इन इक्वेशन लाइक दैट। अब इसमें आप नोट करें कि इसने क्या किया हुआ है, ऑल दी रेट्स आर समड ओवर डिफरेंट इनलेट्स। अगर डिफरेंट इनलेट्स है, डिफरेंट खिड़कियां हैं, रूम्स, डोर्स हैं, कोई भी है, or different exits, so it's very standard. So you can think of this as mass rate balance. Again, it's not enough. We need to, बहरहाल मैं इसने ये prove किया हुआ है, I don't need to prove this, ठीक है? You are, I mean, this is very standard. Now in this form, or the one before, in this form, ये तब तक ये इक्वेशन यूजफुल नहीं है जब तक हम इसको कनेक्ट ना करें किसके साथ, एनर्जी के साथ। So this m dot, mi dot, me dot, mcv dot, they must be connected with the changes in energy. तो इसकी वजह से कोई एनर्जी में चेंज आएगा, और इसका मैं हिंट आपको देता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने एक चीज देखी थी, कि we had specific quantities like specific heat, yeah, and if I take that as an example, cv, yeah, and cv was multiplied with m to give you the actual capacity.
And if you multiply this with delta T, if you remember, this will also give you some change in something, change in thermal energy and so on. And same can be said for Cp. तो अब आप नोट कर लें कि mass is connected through some specific quantities to energy. ठीक है? तो अब अगर mass change हो रहा है, if I have m dot, तो उसी mass के साथ वो जो energy वो भी change होगी. समझ आ गई? So these rates of changes of mass, they will be accompanied by changes in energy. Changes in energy. वो जब हम calculate कर लेंगे, so then we will be able to incorporate these equations into the first law of thermodynamics. अब वो कैसे करेंगे? वो इस तरह कोई मैजिक नहीं है कि मैं मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन ये एग्जांपल इसलिए ठीक नहीं है कि ये हमने समझा है कंट्रोल मैस के लिए. ये तो मैंने आपको सिर्फ कन्विंस करने के लिए किया है ना कि मास as mass is crossing the boundary, it will carry energy in or out with it. So अब जो चीज यहाँ पे इस फिगर से आपको क्लियर हो सकती है, in this figure you want to establish how mass flow rate, how different expressions of mass flow rate can help you connect it with energy. So if you have any area A, ये जो आपको brown नजर आ रहा है, you can think of any surface area A, और ये जानबूझ के एक जो है ना जो mass flow है, it is crossing this area at some angle, तो ये straight नहीं है, angled है. So आपको याद होगा जो आपने फ्लक्स पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हीट फ्लक्स एंड सो ऑन. तो फ्लक्स में what matters, this v is velocity, okay, this is not volume. ये जो सीधा लिखते हैं ना ये velocity है, और अगर आप इसको italic लिखेंगे तो ये volume है. This is how you will remember it. So अब v के साथ जो subscript n है ना, vn, ये normal velocity है. So up you can imagine a stream of mass, कोई wind है, let's suppose उस साइड से आ रहा है, तो इस एरिया पे जो स्ट्रीम पड़ेगा इफेक्टिवली वो ये वाला उसका कंपोनेंट होगा, क्योंकि उसका जो ये कंपोनेंट है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दैट विल नॉट रिजल्ट इन एनी. ये आपने नोट किया होगा ना, आप जब जाते हैं और लेट्स से विंड साइड से आ रहा है, तो आप विंड का जो कंपोनेंट आपको फेस कर रहा है उसे वही आप ना दैट विल बी द एक्चुअल मास ट्रांसफर विल डिपेंड ऑन दैट. सो अब आप इस इक्वेशन पे गौर करें, इसमें लेफ्ट साइड पे भी ना देखें, ठीक है ना. सो व्हाट इज डी ए, कैन एनीवन टेल? अगर मैं वन बाय वन स्टार्ट कर दूं, डी ए इज दिस स्मॉल एरिया, या नाउ you multiply that with Vn delta t. Now Vn is the velocity, normal velocity. Delta t is time and rho is density. Now if I multiply density with volume, density times volume, what do I get? In general, किसी को याद आ रहा है? Density times volume. Density times volume, ये मुझे क्या देगा? mass. अच्छा, अब इसमें आप नोट करें कि इसमें density is an intensive quantity. So density can be defined at a point, but volume is an extensive quantity. Yeah? So if which means that I need to express volume
so that I also locate some intensive quantities. Yeah. So if I replace volume with differential volume, yeah, delta volume, so I'll get delta mass, yeah, differential mass or incremental mass. Now I know that volume and how is volume related to area? Can anyone recall that? आपको पता है कि वॉल्यूम जो डेल्टा वॉल्यूम होता है इट विल बी इस दौरान इस अगर मैं सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट देख लूँ ना तो नॉर्मल कंपोनेंट में दिस एरिया इज नॉट गोइंग टू चेंज या सो दिस एरिया को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वॉल्यूम मिल जाए एनीवन लेंथ से मल्टीप्लाई करें लेंथ से लेकिन यहाँ पे लेंथ किस चीज की है जो वॉल्यूम ऑफ मैटर यहाँ पे आ रहा है उसका लेंथ होगा ना जी उसका लेंथ होगा जाहिर बात है कोई सॉलिड चीज तो नहीं है ना कोई स्टेशनरी चीज है मतलब यू इमेजिन ए स्ट्रीम ऑफ मास या और हम अब स्लांटेड नहीं देख रहे हम सिर्फ ये वर्टिकल देख रहे हैं you imagine wind or any water stream तो उसका जो जितना भी आप देख ले कि डेल्टा आप कह ले कि डेल्टा वाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन है so delta y is the vertical distance traveled by this volume of matter yeah and that has to be multiplied with this area dA yeah, dA लिख दें बेशक so that will give me d volume ठीक है अब ये जो लेंथ है या ये जो डिस्प्लेसमेंट है displacement you know is related to velocity yeah so this y or I can just write n normal yeah normal component that will be the normal component of velocity multiplied by time ये तो आपको याद होगा ना vertical displacement of this body of matter flowing will be the vertical velocity so vertical component of velocity times delta t will give me displacement तो ये v n delta t अब आपको समझ आ रही है कि ये क्यों लिखा हुआ है इधर because that is actually delta y ये समझ आ गई अब बात जी सर आ रही है so I am actually multiplying so I am this is going to give me delta m change in mass in a short time and that I am expressing that delta m as density times small volume and small volume is area times delta y and that delta y is v n delta अब इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा ये हुआ कि I can connect this change of mass to velocity तो अगर ये ज्यादा स्पीड से आ रहा है ठीक है ना vn अगर ज्यादा है तो ये चेंज ये मास भी ज्यादा हो जाएगा and I can now आपको याद होगा कि जब हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे heat transfer and we were writing q dot heat transfer rate was q dot and we divided that by area so that we get heat flux yeah और फ्लक्स हमें क्यों चाहिए था क्योंकि we wanted a quantity at a point हमें इस पॉइंट पे चाहिए तो ये dA को निकालना पड़ेगा we don't want our result to depend on dA so if I divide both sides by dA yeah 1 over dA I'll get the flux ये dA cancel हो जाएगा and I'll get the
आपको पता है फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे? इट वाज मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इसलिए है कि हमने डीए पे डिवाइड कर दिया और रेट ऑफ चेंज तो उसमें ऑलरेडी वी स्टार्टेड। और ये इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है कि हमने बेसिकली इसको डेल्टा टी पे भी डिवाइड किया हुआ है। सॉरी, सिर्फ डीए पे डिवाइड नहीं किया, हमने डेल्टा टी पे भी डिवाइड किया हुआ है। इसमें बेसिकली डेल्टा टी था पिछले, अगर आप उससे कैरी करें ना तो उस डेल्टा टी पे हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए और रेट ऑफ चेंज को ही फ्लक्स कहेंगे। And I told you a few times that this is not how you define flux in electrical engineering because उसमें rate of change with time नहीं होता, but you know in thermodynamics you define flux in only this way, that you have rate of change with time and you also have rate of change with area. So अब इस सारी डिस्कशन का, इस इक्वेशन को आप बेशक इतना और ना करें, वी डोंट नीड टू लुक एट दिस इंटीग्रल, लेकिन जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि वी हैव बीन एबल टू कनेक्ट mass flow rate and to be very precise flux, mass flux, which means mass flow rate per unit area. We have connected this with velocity. We have connected this with velocity, stream velocity or velocity of control mass. Control mass जितनी high speed से जा रहा होगा उतना mass flux ज्यादा होगा, which is pretty obvious. ठीक है, तो और ये आपने नोट किया कि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसमें चूंकि ए देखो ना, इसमें ए नहीं आ रहा, ए अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब कि हमने एरिया पे डिवाइड किया हुआ है और इसमें टाइम भी नहीं है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट। या डेंसिटी शुरू में था, वेलोसिटी भी थी, लेकिन इसके साथ आपको याद होगा इसमें एरिया भी था डेल्टा ए और इसमें डेल्टा टी भी था। ठीक है, दिस वाज आवर डेल्टा एम इफ यू रिमेंबर। सो अगर अब इसमें ये डेल्टा टी भी नहीं है और डेल्टा ए भी नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज फ्लक्स, दिस इज, so that's how you can remember it, that flux, which is mass flow rate per unit area, is simply density times volume, density times velocity, normal component of velocity. Not by normal we don't mean that it will always be from top to bottom. No, normal means that whichever area you are considering, it has to be facing that area. तो अगर आप उस एरिया को रोटेट करें तो ये Vn ऐसे हो जाएगा। फिर अगर ये आपका डेल्टा एरिया है तो Vn उसके सामने आ जाएगा, it's facing you. So just read this out loud so that you remember it. Density times normal component of velocity will give you the mass flux. ठीक है, is there any other way of remembering it? Maybe something from electrical engineering could help you. No, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब how can I link this to some known thing, but it's not actually difficult to remember it क्योंकि mass flux must involve density. इससे ये भी होगा ना कि अगर डेंसिटी उसकी ज्यादा है तो कम velocity भी, मतलब you have two streams. Yeah, let's say you have one stream of water and you have another stream of something which is not dense. So let's say this is a denser stream and this is a lighter stream, air for example, a stream of water and a stream of air, and let's say they both have the same normal component of velocity. ठीक हो गया? Now this will be multiplied by a smaller value of density and this will be multiplied by a larger value of density. तो mass जो flux है वो किसका ज्यादा होगा? वो वाटर का ज्यादा होगा और एयर का कम होगा।
अच्छा, और ये नॉर्मल कंपोनेंट का फायदा ये है कि we can focus in one dimension. Yeah, although flows are three dimensional, but if we focus on just one dimension at a time, तो हमें उस dimension में या उस direction में vn पता चल जाएगा, और अगर for example three different directions हमें पता चल जाए, बाद में हम उसको vectorially add कर सकते हैं. So most of the discussion in this chapter will be one dimensional, which means that we will just have one vn. We won't have vx, vy, vz and so on. ठीक है. Can anyone now tell me, can anyone explain this equation now? Let me write this down in my own notation. M dot is rho AV. Now, क्योंकि one dimensional assumption होगा अभी इसके बाद, तो वो n लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? n obvious है. One dimensional means that it will be normal. अच्छा, अब इसमें ये इससे पहले मैंने rho v लिखा था, इसमें a क्यों आ गया इसमें? Can someone tell me? ये a नहीं था, a क्यों आ गया इसमें? क्योंकि a के बगैर इसको हम क्या कह रहे थे? Mass flux, and on the left hand side it's m dot. M dot is not flux, m dot is actually mass flow rate. तो वो जो एरिया है वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अब इससे ये इक्वेशन कैसे आ गया? Can anyone tell me? And remember, these are all one dimensional flows. आपको पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है? याद आ रहा है ये वाला? 1 over small v is rho. So you can remember mass flow rate in either as rho times a times v, or actually we don't reuse rho too much. We are used to specific volume, so I think it's better to remember this one. So area times velocity divided by specific volume, this will give you. अब इसका फायदा ये होगा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इनलेट्स हैं, देखो ना, हमने जो शुरू में डायग्राम देखा था कि लेट्स से एक इधर इनलेट है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एंड सो ऑन. सो एट ईच इनलेट you can work out the mass flow rate of this form. Yeah, देखो ना, ये उसी फॉर्म में है, सिर्फ आपने सबस्क्रिप्ट i लगा दिया है. So ai vi small vi, and you sum over all the inlets. You sum over all the inlets. This will give you the mass flow rate, the sum of mass flow rates at all the inlets, and you use the same formula for the exits, AEVE small ve, and then you add it. So ये basically आपको याद होगा कि हमने वही उसी चीज को लिखा है जो पहले था कि सिग्मा i mi माइनस सिग्मा e me, और डॉट उसके साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे डॉट है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अभी तक व्हाट हैव वी अचीव्ड सो फार? मतलब इस ओरिजिनल इक्वेशन में अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें और अभी जो हमने दूसरा लिखा है जिसमें ये रो वी नहीं सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, इसमें और उसमें क्या फर्क है? व्हाई इज दिस मोर यूजफुल? क्योंकि we can connect that expression to not only velocity, we can distinguish between faster and slower streams, and we can also connect it with specific volume. तो हमें पता होगा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के जब वो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो मास फ्लो रेट उसका जो है ना उस हिसाब से चेंज होगा. आई थिंक दिस इज वन एग्जांपल. यहाँ पे आपको इस फिगर में क्या नजर आ रहा है? इस फिगर में इसने क्या बताने की कोशिश की है? यहाँ पे आपके पास है ये पावर सप्लाई है, so which means that you must provide electrical power, yeah, work interaction. और ये पावर क्या करता है? यहाँ पे this is an air compressor. Air compressor क्या करता है? It takes air, yeah, and it compresses the air.
सो इनलेट पे आप उसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? यू विल हैव एयर कमिंग इन एट सम एरिया, यहाँ पे इसका जो इनलेट एरिया होगा उसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल वी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो इसी अब चैप्टर 3 की सारी चीजें आ गई आपके पास ना, चैप्टर 3 की ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है, वेलोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंड यू कैन कनेक्ट देम। अब देखो इसमें वर्क इंटरेक्शन भी आ गया, तो अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब लिखेंगे तो इसमें सारी इट विल बी अ मोर स्पेसिफिक इक्वेशन। अच्छा, इसके बारे में कोई बता सकता है कि why is this a special case of what we started? इस चैप्टर को हमने जब स्टार्ट किया था तो ये इक्वेशन हमने नहीं लिखा था। इस इक्वेशन के लिखने के लिए क्या assumption जरूरी है? mass n sum of mass rates n equals sum of mass rate out, ये कब वैलिड होगा? स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट में प्रॉपर्टीज आर नॉट सपोज टू चेंज। ठीक है, तो जो इनलेट पे जितने भी मास रेट्स हैं, देखो ना, एनी मास रेट एट एनी इनलेट इज कैन चेंज द टोटल मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। नाउ कंट्रोल वॉल्यूम का मास जो है ना, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी, सो स्टेडी स्टेट में क्या assumption है कि all properties must not change with time. So if the mass of control volume cannot change, sigma I must equal sigma E। ठीक है ना, तो ये एक, अगर किसी क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट की तरफ इशारा हो तो यू कैन हैव अ सिंपल इक्वेशन। ये इंटीग्रल फॉर्म को आप छोड़ दें, ठीक है ना, आई डोंट थिंक you can try to understand it, but I don't think we will need this. We'll be more interested in the dot form, ठीक है, mass dot, ठीक है, that's what matters. स्टेडी स्टेट एक एप्लीकेशन जो है ना, यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि if you have a stream of water, yeah, so basically these are two inlets, yeah, and there is one exit. So inlet 1, inlet 2 and exit 3। तो अब जब वो और यहाँ पे इस क्वेश्चन में है भी स्टेडी स्टेट assumption, तो इस पे आप जब अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, सो आप क्या बताएंगे कि सिग्मा m डॉट एट ऑल द इनलेट्स। तो एक इनलेट 1 है तो मैं लिख देता हूँ 1 इज द इनलेट, ठीक है। सिग्मा की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि m1 डॉट प्लस m2 डॉट, ये मैंने दोनों को ऐड किया, क्यों? क्योंकि 1 और 2 क्या है, वो इनलेट्स है। दिस मस्ट इक्वल m3 डॉट, क्यों? क्योंकि 3 क्या है, वो एग्जिट है। So sum of mass rates at all the inlets must equal sum of mass rates at all the exits. And we are writing this because we are assuming steady state, ठीक है। So it's very standard, मैंने इसमें कोई नई चीज आपने नहीं सीखी। स्टेडी स्टेट का इक्वेशन इसलिए आसान था कि आपने इसमें assume किया था mcv dot is equal to 0. Now when that is not 0, then you are into transient, ठीक है ना। अब ट्रांजिएंट में एक और एग्जांपल है, ट्रांजिएंट में you can have any figure like that, yeah, with some inlet, yeah, which is, so this represents a constant mass flow rate, constant mass flow rate, pounds per second, and this is a constant mass exit rate। ये भी हो गया।
अब यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट क्यों स्टेडी स्टेट अगर एज्यूम करें तो क्या होगा और ना करें तो क्या होगा? व्हाट इफ वी एज्यूम स्टेडी स्टेट? लेट्स से वी एज्यूम स्टेडी, क्या होगा? इस फिगर में स्टेडी स्टेट पॉसिबल है? इस फिगर में आपके पास एक ही एग्जिट है ना, ये एक ही एग्जिट है और एक ही सॉरी एक एग्जिट और एक इनलेट है, तो इनलेट पे आपका मास फ्लो रेट कितना है? 30 है ना? So I can say that mi dot sum of all is 30 pound per second, and sigma e m dot e, because there is just one value, so it's 9. ये क्या है 9? इसने क्या लिखा 97 है या 76? इसने उल्टा लिखा हुआ है. I think it's 76. 76 pound per second. Now 76 is एक मिनट ही मैंने क्या, ये टाइपिंग मिस्टेक और मेरे ख्याल में 9 ही है, 9 पाउंड्स पर सेकंड. ये एल आप इग्नोर करें क्योंकि मेरे ख्याल में एल इसमें नहीं आना चाहिए. So if the inlet and exit mass rate flows are not equal, what will happen? You cannot have steady state. अब what the 30 is much larger than 30 is larger than 9. So जो difference है 30 minus 9, which is 21, that will lead to a change in control volume, control mass. तो आप जो एक्चुअल इक्वेशन लिखेंगे वो ये होगा कि m dot of control volume must equal mi dot minus me dot. ये दोनों गिवन है आपके पास, ठीक है? एक 30 है, एक 9 है, और इसका अपना कोई इसका कोई इनिशियल भी होगा, इनिशियल वैल्यू भी होगी. तो आपको याद होगा कि जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिस्पांस जो है ना कैपेसिटर का, ये उसी तरह का रिस्पांस आ रहा है. सो कैन समवन गेस व्हाई इट्स नॉट लाइक दैट? ये बिल्कुल टाइम के साथ सीधा क्यों नहीं जा रहा? नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि द कंट्रोल वॉल्यूम dot is simply 30 minus 9, yeah, with some units, yeah. So if m dot is 21, then we should have a straight line. तो ये आपके ख्याल में ये लाइन क्यों आ रहा है? इस फिगर को देख के आप आंसर इसका ये मैथ ना देखेंगे, इससे आपका मसला हल नहीं होगा. फिगर में इसका जवाब मौजूद है. आपको इससे पहले हमने how did we connect m dot with velocity? आपको याद आ रहा है उसमें? Remember, m dot for any exit or inlet something, it should be rho times area times this normal velocity, yeah. ठीक है. अब इसमें रो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पानी है, वही पानी है. एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, एरिया वही है. ये वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी मुझे बताएं? ये स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है
ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? This velocity will depend on kinetic energy, yeah? ये क्या ना आपको पता है हाफ mv स्क्वायर्ड है. So अब इसका जो what is driving this exit? The pressure, yeah? Pressure. So as the level of water is increasing, that pressure at this point will increase, and that pressure will drive this stream at a larger velocity. तो ये जो me है ये initially तो 9 होगा. अच्छा मुझे अब लगा कि इसने L क्यों लिखा, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है. सो ये इसने आपके लिए आसान किया हुआ है. मैं तो मेरे ख्याल में I wanted to derive this, but you don't need to derive this क्योंकि he has already done it for you. So जो इसकी थ्योरी है ना कि the mass flow rate at the exit will depend on the pressure, इसने already उसको incorporate किया हुआ है by having that L in it. Yeah, ये जो L लिखा हुआ है, so actually it's L times 9 pound per second. Yeah, L times 9 pound per second. I still think that it has some problem because L, if L is in feet and if it's a pure number then it's okay. Yeah, मेरे ख्याल में उसने लिखा होता है कि L must be in feet. Yeah, so L must be a number, and if you multiply 9 pound per second with L as a number, this shows that the mass flow rate at the exit will increase with L. So जैसे ही L increase होगा, let's say शुरू में L की वैल्यू 1 है, it will 1 times 9, let's say वो 2 हो जाएगा, 2 times 9, so this exit rate increases with L. अब आपको समझ आ रही है बात? So अब ये जो दो रेट्स हैं, पहले हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि these are constants, no, only one of them is constant. This 30 pound per second is constant, but this second one which is subtracted, it is not constant, it is changing with L. Yeah, तो इसीलिए ये आपको एक्सपोनेंशियल प्लॉट नजर आएगा. That something similar happen in RC circuit as well, because one quantity there also changes with voltage, I think. So इसमें जो चीज important है वो ये है, that's the main point. Yeah. ये इसने L यहाँ पे लिखा ही इसलिए है कि we know mass is rho a v if it was m dot. Yeah, so density times area times velocity, and if density is constant and area is constant, I can integrate both sides. Integration में ये खत्म हो जाएगा dot, and then the integral of velocity, yeah, you know, will be length, जिस तरह पहले भी किसी ने बताया था. Yeah? So rho times a times L will give me the mass. Yeah? तो अभी आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे इसने L क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि mass increases with L. ये आप बेशक जिसको शौक है वो देख लें. ये इसने जो कनेक्शन दिया हुआ है हार्ट के साथ, मतलब इसमें जो मेन चीज नोट करने वाली है, यू आर नॉट गोइंग टू बी स्टडिंग बायोलॉजी फॉर दिस, लेकिन इसमें देखो यू हैव डिफरेंट इनलेट्स. या इसमें फॉर एग्जांपल 2 इनलेट्स है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, बल्कि 3 है, 4 है, ये भी है.
और there are a few exits, तो आप you can imagine के inside the heart, if the mass of control volume, if you think of this as control volume, the rate of change of that mass will depend on the sigma, yeah, m dot and sigma m dot e. तो इनलेट और आउटलेट में जब भी बैलेंस नहीं होगा, सो जो उसके अंदर जो वॉल्यूम है, जो मास है, वो इंक्रीज हो सकता है, एंड इफ दैट इंक्रीज is at a larger rate, so I mean different problems can arise, so that's standard. I think we should go back to the original question. So this was actually we're not yet ready to incorporate. Remember, this was our main purpose. We want to incorporate mass transfer, yeah, in energy balance. Energy जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ Q माइनस W लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डॉट फॉर्म लिख दूं, Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल टू E डॉट, इसमें अभी भी मास ट्रांसफर मिसिंग है. सो अब जो वेलोसिटी वाली बात थी ना, अभी तक हम जिसमें वेलोसिटी वाली बात की थी, उसका हम अभी छेड़ लेते हैं. सो आपको ये भी पता होगा कि if I just start with one m inlet mi, yeah, mi, और इसका मास mi है. So if I multiply this with the specific internal energy at that inlet, what should I get? m times small u मुझे क्या देगा बताएं? इससे आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा जो 4.9 है. Whenever you multiply a specific quantity by mass, what do you get? You get the total. So you get the total internal energy transferred at the boundary at that inlet. Okay. Similarly, if you multiply the same mass with v square over 2 vi means the velocity of the stream at that inlet. तो half mv squared क्या है? आपको पता है वो kinetic energy है. Similarly, if I multiply the same mi with g, I'll get the weight, and if I multiply that with some height zi, so mgz will give me potential energy. So अब अगर ये सारे चेंज नहीं हो रहे हैं, ये वाला लेट्स से u भी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक एनर्जी, और ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, ये जो z है. सो इसका मतलब ये है कि जो भी चेंज है वो किस में आ रहा है? बाउंड्री पे मास फ्लो रेट हो रहा है. सो जो आपका डॉट होगा वो m पे होगा, वो n पे नहीं होगा, वो. ठीक है. So at the boundary you will have specific energy, you will have velocity, you will have some level. ये अगर किसी लेवल पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ हो रहा है किसी खास लेवल पे ना, तो ये एग्जिट लेवल है और ये एंट्रेंस लेवल है, इनलेट लेवल है. So m dot times specific energy g times level half v squared, this will give me the rate of change of energy. अब इसमें देखो ना, अब ये हमने ये जो q डॉट माइनस w डॉट है, ये पहले भी हम लिखते रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है. तो ये वो टर्म था जो मास ट्रांसफर, जो कंट्रोल मास से आ रहा था. किससे आ रहा था? कंट्रोल मास से.
और मास ट्रांसफर का जो कंट्रीब्यूशन है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी में, उसके लिए हमें जो है ना फार्मूला मिल गया कि because only the mass is crossing the boundary, ये जो डॉट है ना this represents the crossing of the boundary, क्योंकि हम बाउंड्री पे देख रहे थे, ये इक्वेशन हम लिखते हैं बाउंड्री पे। अब बाउंड्री पे जो चीज क्रॉस कर रही है वही चेंज होगी ना, तो जिस वेलोसिटी से भी क्रॉस कर रही है वो वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी पे डॉट नहीं होगा फिर, ठीक है। इसी तरह उस स्पेसिफिक एनर्जी पे डॉट नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो भी क्रॉसिंग हो रही है वो मास हो रही है, और मास का जो डॉट आपने ले लिया, then you multiply that with velocity squared over 2 and you get the kinetic energy crossing the boundary. So अगर मैं इसको, अगर आपको भी समझ नहीं आ रही, so let me write this in my own words, ठीक है। और let me just draw a rectangle and let's see, वैसे इसको तो शो करना चाहिए, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। If I simply write mi half vi squared, this will give me kinetic energy crossing the boundary at inlet I. Yeah. Similarly, if I write m I g zi, this will give me the gravitational potential energy at inlet I. And if I multiply or dot, sorry, dot लगाना पड़ेगा, तो rate of change of, अभी क्लास हो रही है, so इसी तरह if I multiply mi dot with small ui is specific energy, so if I multiply this with m dot at I, this will give me the internal energy crossing the boundary at inlet I, actually the rate of it, dot. So if you add all those rates at a particular inlet, yeah, for example, if you have just one inlet and one exit, so you have this term at the inlet and then you have this term at the exit. This is how you incorporate the change in energy as a result of mass transfer. Yeah. So our new energy balance will be ECV dot is Q dot minus W dot. This is what we have been writing before as well. So heat transfer, this will be heat transfer, this will be work transfer, and now you have the energy contribution from the mass transfer. Yeah. और आप मेरे ख्याल में इस जो फार्मूला है ये आपको याद होगा, ये मतलब इट्स नॉट समथिंग न्यू, m times small u, you know it, yeah. So because mass is changing, so m dot times small u, then half mv squared kinetic energy, because m is crossing the boundary, so m dot times half v squared will give you the energy contribution due to mass transfer, actually the kinetic energy. So you have kinetic energy, you have potential energy, gravitational potential energy, and you have internal energy. तीनों एनर्जी में यहाँ पे आपको जो चीज समझनी होगी कि मास ट्रांसफर जब भी बाउंड्री पे होता है तो उसकी वजह से तीनों एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, दैट्स व्हाई यू हैव दिस ui. काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी इसलिए चेंज हो सकती है कि मास अगर एक उससे हो सकता है जो आपका जो पूरा कंट्रोल वॉल्यूम है वो मूव करे, ठीक है ना। ये ऐसे ही है, आप कोई गाड़ी में जा रहे हैं और एयर अगर आके आपको मूव करती है, उससे आप हिलते हैं, तो वो चेंज इन वी आई, इट कैन चेंज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी एज वेल।
and if let's say मास ट्रांसफर अगर डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है तो हर लेवल से एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, ठीक है। So I think we have at least been able to add terms representing the energy contribution arising from mass transfer. अब इसमें एक चीज जो है ना, somehow mathematically it's okay, but there is some inconvenience थोड़ी सी है इसमें। वो क्या है? इसमें ये वाली चीज तो आपको समझ आ गई, ये तो बहुत आसान है ये वाली, लेकिन जो W डॉट है ना, W डॉट आपको याद होगा ये वर्क ट्रांसफर होता है, ठीक है। So these terms are only representing the mass transfer, yeah. But if a stream has, आपको पता है stream typically fluid का होता है, water या air या कोई भी चीज, और जब भी आपके पास fluid होता है उसके साथ associated pressure भी होगा, P, small p. So you can imagine Pi and you can imagine Pe, pressure at the inlet and pressure at the exit. Pressure of the control volume at the inlet, pressure of the control volume at the exit. अब आपको मेरे ख्याल में पिछले जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उससे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि what pressure can do, pressure of a liquid, it can do something. What? Pressure can give rise to force, yeah. And if a force is displaced over some distance, you get work, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि we can now think of connecting this W dot to the pressure of the liquid, pressure of the fluid, sorry, pressure of the control volume, I would say, control volume. Of course, W dot is more general. It has all the other types of work like electrical work or elastic work, magnetic work, and so on. But it would be nice if we can split this W dot into two terms so that one term is only because of the pressure and the other term will be all other forms of work which do not involve pressure. ये बात समझ आ रही है, ये वाली जो हम जो चाह रहे हैं, जो decomposition. So if I repeat this, in my first law of thermodynamics I have something called W dot which gives me work transfer rate, yeah, work transfer rate, and I want to know which part of this work transfer rate is because of pressure of the fluid and what is the other work transfer, any work transfer which does not involve pressure. So for example electrical आ जाएगा उसमें, magnetic आ जाएगा, सारी चीज उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब इस स्प्लिट के लिए आप अगर इस चीज पे देख लें, हमने पहले आपको याद होगा हमने रो टाइम्स a टाइम्स वेलोसिटी की बात की थी ना, so rho times a times v, so it gave us mass transfer, but now we are not interested in that.
what if we have आपको पता है डेल्टा W जो है, now I am interested in work, small work, ये डेल्टा लिखना वैसे ठीक नहीं होता क्योंकि it's not a property, so it's a good idea to write small delta, this delta. So delta, and let me just write P, it's as a result of pressure, yeah. Work transfer as a result of pressure. You know that it will involve force arising from this pressure times some distance, yeah. Let's say delta x. So if I now, if force is not changing rapidly with respect to time, and I just say, if I divide this with delta t and I divide this with delta t, what will I get? On the left hand side, I will get work transfer rate as a result of pressure, yeah, because of delta W over delta T. So work transfer rate as a result of pressure is force as a result of pressure times velocity. Yeah, this is velocity. But I also know that force resulting from pressure is simply P, not rho, times the area. So अब आपको समझ आ रही है? Pressure times area times velocity. Pressure times area gives me force, yeah, and force times velocity gives me power. Now this is the power, which means W dot, arising from pressure. अब ये एग्जिट पे भी हो सकता है और ये इनलेट पे भी हो सकता है, अगर यहाँ पे E को मैं I से रिप्लेस कर दूं. So now it is something very cool now. So if I now write two terms here, if I say pressure, area, velocity, and I write I for inlet, and simply pressure, area, velocity at the exit, E. So this will give me W dot arising from pressure at the inlet. This will give me W dot arising from pressure at the exit. If I add this term, one is plus, one is minus, because of course इसमें वैसे उल्टा होगा क्योंकि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है सिर्फ वो पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, दिस विल बी पॉजिटिव, और इनलेट पे आपको पता है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, इनलेट अगर वर्क ट्रांसफर इनलेट होता है तो ये नेगेटिव होगा, तो आपको इसलिए एग्जिट पे जो वर्क रेट है उससे आपने सब्ट्रैक्ट लिया है इनलेट पे. इट्स जस्ट the way how you define work done by the system being positive, work done on the system being negative. So you have been able to express the total W dot, which is the total power or work transfer rate, and you have now two terms. You have one term actually which is a difference of two terms, which is arising only from pressure, yeah, and you have another term which does not arise from pressure, which arises from other sources like electrical or whatever. Yeah, you can have any magnetic or other phenomena or kinetic energy. Yeah, kinetic energy में जरूरी नहीं कि वो pressure की वजह से हो. If a body of liquid is moving as a whole, it will be work arising from kinetic energy, yeah? not arising from pressure. तो next time हम इसको ज़्यादा कर सकेंगे कि how can we rewrite the energy balance involving mass transfer in such a way that W dot will be broken into two parts, yeah, work transfer rate arising from pressure and work transfer rate arising from other phenomena, any phenomena other than pressure. मेरे ख्याल में इतना काफी है और नेक्स्ट टाइम इसको हम ज़रा ज़्यादा
डेप्थ में इंशाल्लाह कवर कर देंगे। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। We still have 5 minutes for questions. No question? और ये बुक पढ़ लिया करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे शायद मैं हर चीज़ एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दिस बुक फॉर इस चैप्टर में और पिछले में ज़्यादा फर्क ये था कि उसमें चैप्टर 3 में टेबल्स थे, तो अगर आप एक से वो डिस्क्रिप्शन ना भी पढ़ें, you can look at the tables, you can look at the plot. इसमें चैप्टर 4 में जो शुरू वाला पार्ट है, that you have to understand there are many new terms, so you have to understand those terms. For example, अभी जो हमने देखा था कि work transfer arising from pressure, this is a completely new terminology, so you have to understand this. ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फ्राइडे को फिर हम मिलते हैं। ये मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है।